इस पे क्लिक करो तो। सो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक फोर्स, और इससे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स और कंस्ट्रेंट रिलेशंस पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, और हम लोग को मालूम है कि काइनेमेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मोशन को स्टडी करने का एक अलग तरीका भी है, दो तरीका हम लोग बात कर चुके थे, काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स, है ना। तो ये काइनेटिक्स है जिसमें कि कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली फोर्स। तो इसमें उसी का बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या चीज़ है? तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है या कहो एक पैरामीटर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को या फिर कहो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है ना, उसको कहते हैं फोर्स, है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक फोर्स वो भी होता है जो कि एक बॉडी के शेप को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं फोर्स, ठीक है ना। सो देखिए, अभी आप लोग 8 में पढ़े होंगे पुश और पुल। पुश और पुल वही टेंस का कहानी है कि वो दबाता है या खींचता है। तो बॉडी आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, आना या नहीं आना उससे हमको लेना देना नहीं है, बट हाँ उस पर फोर्स लगा, वो चाहता है कि आए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सो दैट इज फोर्स। ओके, सो फोर्स के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें बहुत ही जरूरी चीज जान लें कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास जरूरत क्या 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 चीज का है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और बेटा कितने डायरेक्शन चाहिए? एक, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें कहीं से कोई संदेह? ओके, सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें जरूरत क्या क्या चीज का होगा? एक मैग्नीट्यूड का और दूसरा वेक्टर का, ठीक है। और दूसरा चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अब इसका मतलब हम समझेंगे। जरा दिमाग लगाइए, हम आपको 3 वेक्टर पढ़ाए थे, है ना। एक था फिक्स्ड वेक्टर, दूसरा था स्लाइडिंग वेक्टर, और तीसरा था एक था फ्री वेक्टर, दूसरा स्लाइडिंग वेक्टर, और तीसरा था फिक्स्ड वेक्टर। ओके, तो हम लोग 3 टाइप के वेक्टर पढ़ चुके थे पहले वेक्टर के क्लासेस में। तो हमको मालूम है फ्री वेक्टर क्या होता है, बॉडी में उसको कहीं भी पैरेलल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लाइडिंग वेक्टर वो होता था जो अलोंग द लाइन कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिक्स्ड वेक्टर वो होता है जो उसको एक ही पॉइंट पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग काइनेमेटिक्स में जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो सब फ्री वेक्टर है, बॉडी में कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेलली। समझ में आ रहा है? लेकिन जो फोर्स है वो एक टाइप का स्लाइडिंग वेक्टर है। क्या है वो? स्लाइडिंग वेक्टर, जो अलोंग द लाइन हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसके पीछे हम एक एग्जांपल समझाते हैं कि क्यों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूरी होता है। जैसे हम आपको एक चीज बताएं, सपोज करो ये एक मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर है, सपोज करो कि यहां पे हम फोर्स लगाएं 5 न्यूटन का, ठीक है। तो क्या मार्कर रोटेट करेगा? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे करके हम ऊपर बढ़ेंगे तो 5 न्यूटन, डायरेक्शन भी वही है जो पहले था, डायरेक्शन अभी भी वही है, लेकिन क्या वो अब घूमेगा? तो क्या इस फोर्स का इफेक्ट अलग है इस वाले फोर्स से? अरे बोलो यार, है कि नहीं है? तो इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का इफेक्ट अलग अलग है। तो यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या अलग था? इस समय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाला पॉइंट था, इस समय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाला पॉइंट था। समझ में आता है? कोई दिक्कत? तो क्या फोर्स में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। तो आप ये जो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखा गया ये, तो आप इसके अबाउट से एक लाइन खींच दीजिए, उस लाइन पे आप फोर्स कहीं भी दिखा सकते हो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं उसको? लाइन ऑफ फोर्स। तो हम आपको देखो यहां पे एक करके आपको समझा भी देते हैं कि सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें फोर्स यहां पे लगा अगर, तो आप इसका ये दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये क्या है? इसको कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ फोर्स, है ना। और इसको आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि फोर्स को आप चाहे यहां पे दिखा दो, चाहे यहां पे दिखा दो, चाहे यहां पे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी फोर्स को हम यहां पे डिनोट कर दें, अगर इसी फोर्स को अगर हम यहां पे डिनोट कर दें तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो फोर्स में ये मैटर करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, और हमारे पास जो जितने भी टाइप के फोर्स होते हैं, है ना, ओके, सो जितने भी टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, ऑल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, व्हाट डज इट मीन? रेफरेंस फ्रेम,
ओके सुनेंगे ध्यान से, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है कि जो फोर्स लगता है, जो भी फोर्सेस नेचर में अवेलेबल है, जो भी फोर्सेस नेचर में अवेलेबल है, वो सारे फोर्सेस जो हैं वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। आप चाहे बस में बैठो, आप चाहे ग्राउंड पे खड़ा रहो, आप चाहे फ्लाइट पे बैठ जाओ, आपका वेट जो होगा वो उतना ही होगा, मतलब mg, समझ रहे हो। अगर g का वैल्यू नहीं, अगर मान लो g का वैल्यू हम कांस्टेंट मान लें, तो mg अगर हमको मेजर करना है आपके बॉडी का, तो वो mg आप पे कार पे भी लगेगा, ट्रेन पे भी लगेगा, लिफ्ट पे भी लगेगा, कहीं भी चले जाओ mg उतना ही लगेगा, यानी कि आपके मोशन की वजह से उसमें कोई, उसके वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अरे बोलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? तो इन चार बातों का ध्यान रखेंगे फोर्स को पढ़ते हुए, समझ आ रहा है? नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, है ना। इसको ऐसे डिनोट करते हैं या कैपिटल एन से, तो ज्यादातर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? यस, इज डाइन, है ना, डाइन, है ना। और इसमें रिलेशन भी है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? 10 to the power 5 डाइन, है ना, यानी कि 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होते हैं। समझ में आता है? तो इसलिए किसी फ्रेंड को न्यूटन मत बोलना। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको हम न्यूटन ही बोलते थे। हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको न्यूटन बोलते थे, तो वो समझ नहीं पाती थी। 1 लाख चलो, समझ में आ रहा है? सीजीएस यूनिट ऑफ इज व्हाट? 10 to the power 5 डाइन। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? ओके, अच्छा। नाउ एफपीएस यूनिट क्या होता है? एफपीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? पाउंडल। पाउंडल, इसको एलबीएफ से डिनोट करते हैं, एलबीएफ से, ठीक है। पाउंड से बना है ये पाउंडल, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है ना। और ये कैसा यूनिट है? नॉन मेट्रिक यूनिट है। डाइन इज अ मेट्रिक यूनिट एंड पाउंडल इज व्हाट? नॉन मेट्रिक यूनिट, ठीक है ना। सो आप इसको चाहे तो बना सकते हो। आप देखोगे तो 1 न्यूटन इज व्हाट बेसिकली, आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा, हालांकि आगे पढ़ेंगे हम लोग। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इट इज नथिंग बट व्हाट? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बदलना क्या पड़ेगा? 1 kg। तो 1 kg को पाउंड में बदलोगे तो कितना होगा? तो मीन्स 4 पॉइंट समथिंग, हाँ एग्जैक्टली 1 पाउंड में, देखो 1 पाउंड में अगर आप देखोगे, आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 पाउंड में आपको 0.454 kg होता है, ठीक है। तो 1 kg कितना हो गया? 1.0454 1 kg में, हाँ इतना। 1 पाउंड एलबी इज इक्वल टू 0.454 केजी। हाँ ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे लिख लो, तो 1 kg में कितना होगा उतना? तो 1/0.4 सॉरी नॉट 5, इट इज 454 इंटू 1 इंटू 1 मीटर में कितने, इसमें कौन सा आता है? फुट आता है ना। यस सर, इसमें फुट आता है, तो फुट इज इक्वल टू 12 इंटू 2.54 इंच, नहीं सर, हाँ इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, नहीं मीटर। हाँ, तो फिर आप उसको बदल सकते हो ना 1 मीटर में। 1 मीटर में कितना फुट होगा? जो भी होगा, तो लगभग 3 फीट के आसपास आता है ना, अप्रोक्सीमेटली। हाँ है ना, अप्रोक्सीमेटली देखो तो 3 फीट के आसपास आता है। और सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर रह जाएगा। ये जो बन के बनेगा तो वो क्या होगा? दैट इज LB फुट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? LBF, दैट इज कॉल्ड पाउंडल। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हालांकि ये इतना फेमस यूनिट नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहेगा तो समझ लो, बस जानना चाहिए कि क्या होता है बेटी LBF, है ना। ओके, तुम लोग आगे बढ़े। ओके, सो आइए हम लोग फोर्स के टाइप्स को जानते हैं। अगर हम नेचुरल फोर्स की बात करें, अगर हम नेचुरल फोर्स की बात करें, ठीक है, तो जो भी फोर्स नेचुरल, यानी कि जितने भी फोर्स नेचर में अवेलेबल है, वो कितने प्रकार के हैं? तो बेसिकली 4 प्रकार के हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फिर से लिखिए, फिर से लिखे, फिर से हम लोग फिर से नहीं नहीं चलेगा। सो इतने टाइप के फोर्स अवेलेबल है, नहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है बस यहाँ पे। सो यहाँ पे अब ये क्यों लगता है, वजह क्या है, ठीक है ना, इसमें वजह क्या क्यों लगता है ये सारे फोर्सेस। तो जहां कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वजह है मास। मासेस की वजह से जो दो बॉडी में जो फोर्सेस का जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। हम लोग पढ़ेंगे इसको, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड वगैरह वगैरह न्यूटन जी के हिसाब से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है, चार्ज की वजह से। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो आगे आगे जैसे जैसे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो भी चार्ज से रिलेटेड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कारण जो है वो क्या है, वो चार्ज ही है। दैट्स वाई हम लोग इसको कंबाइन करके एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज रिलेटेड टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। एंड द वजह इज व्हाट, मींस द कॉज इज व्हाट, चार्ज, है ना। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दैट इज ड्यू टू व्हाट, न्यूक्लियस, ओके, दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियस। और ये भी किसके वजह से होता है, न्यूक्लियस। थोड़ा सा ये भी समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो मैसेज कुछ आया ओके। सो आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बचपन में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि दो चार्जेस जो होते हैं अगर वो अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, है ना। तो आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक न्यूक्लियस भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली। तो उसमें आपको पता चला है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर ऑर्बिटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सभी लोग जानते हैं ये चीज़, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अब देखो, अब आप सोचो जरा कि अंदर न्यूक्लियस में जो दो प्रोटॉन है वो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, लगाएंगे डेफिनेटली, बिकॉज बोथ आर हैविंग व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। सो बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब भाई साहब रिपेल करेगा तो न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमको कुछ ऐसा फोर्स चाहिए, मतलब रिपल्सिव फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए कोई अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, एंड दैट इज देयर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्लेज इट्स रोल, ठीक है ना। वो अपना रोल वहां प्ले करता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इवन आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे कि फर्मी लेवल पे यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के लेवल पे दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्स, बट बहुत छोटे लेवल पे। तो वी विल स्टडी इन लेटर क्लासेस। नाउ दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये रेडिएशंस के वक्त जो फोर्स होता है, अल्फा बीटा गामा रेज जो रेडिएट होते हैं, तो उसके वजह से एक फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड, दैट इज वेरी वीक, है ना। सो दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। खैर इन दोनों का हल्का हल्का स्टडी हम लोग करेंगे किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में, है ना, जो कि आपका 12th में है, मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। इसका जो है हम लोग 12th में करेंगे, है ना। तो 12th में ये दोनों मिला के आपको 12th बनता है ना। और ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे। ये मास जिसके पास होता है बॉडी में, उसके बारे में जो भी स्टडी करना होगा हम लोग 11th में ही करते हैं, ठीक है। सो जो भी पढ़ना होगा, वेलोसिटी से क्या होगा, फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, सारा कुछ जो भी मास से रिलेटेड है वो हम 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये दोनों कंसिडरेट होगा आपको किस में, 12th में, है ना। हालांकि इसी के जैसा ही वो सब चीज़ है, हम लोग देखेंगे आगे चल के कि ज़्यादा कुछ अलग अलग नहीं है। खैर हम लोग काम की बातें कर ले थोड़ा, कि देखिए ये 11th है 12th में ठीक है, अपनी अपनी बातें हैं, बट अभी इसमें भी इसको अगर हम देखें तो ये भी जो है वो कर सकता है इधर उधर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि फर्दर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो, और ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। चलेगा, समझ आ रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कर सकते हैं, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। और हालांकि इसमें आप देखोगे तो ये सब जो है ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट का होना इसमें जरूरी नहीं है ना। कॉन्टैक्ट इसमें क्या होता है कि मीन्स बेसिकली ऐसा समझो कि अगर कॉन्टैक्ट देखोगे तो कॉन्टैक्ट में भी नॉन कॉन्टैक्ट है, मतलब क्योंकि डिस्टेंस इतना छोटा है कि हम उसको कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी टेबल पे रखते हैं तो वो लगभग कॉन्टैक्ट हो गया हुआ है,
बट अगर आप देखोगे मॉलिकुलर लेवल पे तो दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, जिसके कारण एक फोर्स आता है, एंड दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। हम लोग पढ़ेंगे कि टेंशन, नॉर्मल फोर्स, ये जितने भी फोर्सेज है वो सब, मस्कुलर फोर्स, ये सब कैसे फोर्सेज है, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है। कैसे फोर्सेज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है ना। तो विल स्टडी इट। खैर, और इसके बारे में तो हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखोगे जो बहुतायत रूप से पढ़ेंगे हम लोग, इसमें आएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला जो कूलम्बिक फोर्स होगा, है ना। और कांटेक्ट फोर्स में जो आपका आएगा वो आएगा, ले लो बाकी जितने भी फोर्सेस हैं, टेंशन, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, है ना, और मस्कुलर फोर्स, है ना। अरे गेटिंग माय पॉइंट। सो आप देखोगे सब, ये भी नॉन कॉन्टेक्ट है, ये भी नॉन कॉन्टेक्ट है, ये भी नॉन कॉन्टेक्ट है, वो भी नॉन कॉन्टेक्ट है। इसमें अलग से पढ़ते हैं हम लोग, बिकॉज इन सारे फोर्सेस को आप पढ़ोगे अभी, है ना। तो अब पूछोगे मेरे से वो कौन सा फोर्स है, ठीक है ना। तो आपको दिखेगा तो कॉन्टेक्ट ही नहीं, इसको कॉन्टेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। हालांकि आप अगर देखो, मैं बताऊं, अगर एक एग्जांपल, अगर टेंशन की बात करें, हालांकि आप लोग अभी टेंशन जानते नहीं हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। अगर सपोज करो कि एक ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है ना, अगर ऐसा स्ट्रिंग है, अगर इसमें मास है तो यानी कि जाहिर सी बात है स्ट्रिंग टाइट होगा तो इसमें एक टेंशन आता है, ठीक है। अब देखोगे तो अगर ये थोड़ा सा भी तो डिस्प्लेस हुआ होगा ना, हल्का सा, हालांकि हम इसको मानते हैं इनएक्सटेंसिबल, बट रियलिटी में तो हल्का तो एक्सटेंड हुआ होगा, माइक्रोमीटर में एक्सटेंड हुआ होगा। तो माइक्रोमीटर में एक्सटेंड हुआ होगा तो इसके प्लस 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 और माइनस माइनस चार्ज कुछ ना कुछ तो अलग हुए होंगे, है ना। तो इसी है कि नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस तो है ना, तो इसके वजह से इसमें एक फोर्स आएगा, एंड दैट फोर्स इज व्हाट। अब बताओ किस टाइप का फोर्स है, देख के पता चल रहा है किस टाइप का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि नहीं है। लेकिन इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप से नहीं जानते हैं, हम लोग किसके नाम से जानते हैं, टेंशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेंशन के नाम से जानते हैं। टूट जाता है, क्रीप बोलते हैं उसको, क्रीप हो जाता है उसमें, ठीक है। उसको स्टॉप कर दो, ठीक है। तो इतने टाइप के फोर्स हमको पढ़ने हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से आप क्या पढ़ोगे, ये वाला अभी पढ़ोगे। तो हमसे अगर पूछोगे ये किस टाइप का फोर्स है सर, ये नेचुरल फोर्स में से किस टाइप का फोर्स है, तो यू विल से कि इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है जो ब्रह्मांड में आ गया है। ब्रह्मांड में केवल 4 ही फोर्स अवेलेबल है, ये 4, और बाकी जितने भी फोर्स पढ़ोगे वो इन्हीं के टाइप है, ठीक है। तो टेंशन, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सब पूछोगे जो आप उठाते हो वजन, वो सब मस्कुलर फोर्स की वजह से होता है। तो वो कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। खैर, पढ़ेंगे इस सब के बारे में, ओके। रब करें ये सब, ओके। अब देखिए, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो फोर्स पढ़ लिया, फोर्स का यूनिट हो गया, सब कुछ हो गया, वेक्टर हो गया, और नेचुरल फोर्सेस भी हो गए, ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए, हम लोग जो सबसे पहला फोर्स है, ठीक है ना, जैसे फोर्स के लॉज के बारे में देखते हैं। लॉज जानते हो आप लोग? तो पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। लॉज ऑफ फोर्स, है ना, और बेसिकली कहो न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। सो व्हाट, कितने लॉ होते हैं इसके पास? 3, है ना। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है ये, लिखे इसके बारे में, क्या कहता है इसको, हाँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन बी इन रेस्ट। लिखो जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, फिर समझाते हैं इसको, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, हाँ। वो कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जिस मोशन से वो जा रहा है वो उसी मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा, जिसको हम लोग जब तक कि उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स
ना लग जाए। आई बात समझ में? सो इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट वांट्स टू रिमेन बी इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन वांट्स टू रिमेन बी इन अवस्था में रहे, क्या बोलते उसको? इनर्शिया। सो इनर्शिया by which it wants to keep its state of motion, okay, means वो अपने स्टेट ऑफ मोशन चाहे जो भी है, वो रेस्ट में है या तो मोशन में है, वो उसको संभाले रखना चाहता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? इनर्शिया। और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं। इनर्शिया आपके हो गए लॉ ऑफ मीन्स इनर्शिया में देखो तो 3 टाइप के आएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया टर्न। जब बॉडी टर्न करता है तो बस उसमें देखते होगे आप, जब बॉडी टर्न करता है तो वो टर्न ही करना चाहता है ना। तो 3 प्रकार के बेसिकली आपके पास अवेलेबल है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ टर्न। और इनर्शिया ऑफ मोशन में भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक होगा लीनियर और दूसरा होगा रोटेशनल, है ना। लीनियर में जो इनर्शियल प्रॉपर्टी कैरी करेगा वो होगा मास, और रोटेशनल में जो इनर्शियल प्रॉपर्टी कैरी करेगा वो होगा क्या? मोमेंट। सो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली। चलिए अब लिखिए न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा समझते हो ना, सपोज करो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, है ना, तो वो उधर ही जाता चला जाएगा, कहीं बदलेगा। हाँ, इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए फोर्स चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए फोर्स चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज है, या दोनों चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज है, ठीक है ना। तो इसके लिए यानी कि इसको चेंज करने के लिए अगर स्पेस में, सपोज को स्पेस जानते हो ना, स्पेस मूवीज देखते हो ना, ग्रेविटी वगैरह देखे होगे, ग्रेविटी, इंटरस्टेलर देखो, तो कुछ नहीं है वहां पे, हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? वैक्यूम, है ना। उसका हम पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो वहां पे क्या मिले? स्पेस है। तो वहां पे जो अभी ग्रेविटी देखा है, ग्रेविटी जो कि चला जाता है, बोलता है कि तुम जाओ अपने उसमें, हम अब वापस नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो अब चला जाएगा वो अपने, क्योंकि जब तक वो किसी प्लेनेट से या किसी एस्ट्रॉयड से या जिस किसी से भी चीज से अगर जब तक वो नहीं टकराएगा तब तक वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ सकता। या फिर ये भी क्या गारंटी कि अपनी जगह पे आ जाए, हो सकता है कि आड़ा तिरछा फोर्स लग गया तो और दूर चला जाएगा, है ना। लेकिन जब तक कि वो टकराएगा नहीं, वो एक ही वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली चलता चला जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। कहाँ से खींचोगे? कैसे खींचोगे? हवा में खींचोगे? हवा भी तो नहीं है वहां पे। हाँ हाँ, तो इक्विपमेंट गया था लेके, थ्रस्टर बोलते हैं उसको, तो वो थ्रस्टर भी खत्म हो गया तो क्या करोगे? तो किस्मत ही खराब है तो भगवान के पास ही जाएगा कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब लिखिए न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सबसे बड़ा टॉपिक आपका यही है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। मोमेंटम इसी में आएगा, है ना, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? ओके, लिखो इसमें। ओके, सो सी what is Newton's second law of motion? It states that if a body जिसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो कितना होगा? वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम, है ना। जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मानते हैं, है ना। सो व्हाट इज एफ नेट? एफ नेट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। पी इज व्हाट? मोमेंटम। पी को क्या बोलते हैं? पी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो, समझ आ रहा है? मोमेंटम, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इस यहां तक? एक चीज और समझो, फिर मोमेंटम हम समझाएंगे आपको क्या होता है, बट पहले एफ नेट को समझते हैं। ये एफ नेट क्या था? फर्स्ट लॉ में तुम जाओ, फर्स्ट लॉ में तुम जाओ। फर्स्ट लॉ में था ना, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो सेकेंड लॉ में अगर वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी चेंज करेगा स्टेट अपना, और वो कितना होगा? वो ये है।
यानी कि सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से अलग नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। बॉडी अगर कंटिन्यू अगर जिस स्टेट में अगर उसी स्टेट में है तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी उस पर फोर्स लगेगा तो वो बदलेगा, तो कितना बदलेगा ये बताएगा वो। बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो क्या ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट लॉज है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से, कोई दिक्कत वाली बात। चलो अब आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है भाई साहब? लोग के दिमाग में एक ये है गलत बात है, न्यूटन्स लॉ एफ नेट बराबर एम इंटू ए नहीं है, ये गलत बात है। एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए तभी होगा जब मास कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो ना? तो आप लोग कभी बोलते हो एफ नेट इज इक्वल एम इंटू ए, गलत बात है, ये सही बात नहीं है। जैसे मतलब मान लो कि अगर 9th में आपने पढ़ा है तो 9th में पढ़ा है एम इंटू ए चलेगा, क्योंकि वहां मास वेरी नहीं कराते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में अवेलेबल है, 4 ऑप्शन है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू वी, एम इंटू ए, डीपी अपॉन डी टी और कुछ भी और, तो क्या डालोगे? डीपी अपॉन डी टी। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। करेगा ना, सपोज करो एक सीमेंट है, सीमेंट का बोरा खाली हो रहा है, सपोज एक बलून है, पानी भरा हुआ है ना, या फिर उसमें हवा भरा हुआ है, बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल, हवा भरा हुआ है, उसको छोड़ेंगे तो क्या ऊपर भागेगा? तो मास अंदर से खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मास वेरी करेगा ना। सो देयर इज द केस पॉसिबल इन दैट। ओके, खैर हम लोग मोमेंटम, सर मोमेंटम क्या होता है? तो इट इज अ डेफिनेशन, अगेन इट इज अ डेफिनेशन, है ना। और डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, मास एंड वेलोसिटी। मास क्या? एक कांस्टेंट है, स्केलर है, और v वेक्टर है, तो इट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्या होगा? लंबा होगा। क्या डायरेक्शन बदलेगा? नहीं सर, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो वही डायरेक्शन है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अरे बोलो, तो यानी कि अगर एक बॉडी है जिसका मास m है और वो जा रहा है इधर वेलोसिटी से, अरे बोलो यार, तो इसका मोमेंटम डायरेक्शन में होगा, दैट इज p। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसका जो होगा मोमेंटम में होगा वो भी क्या होगा? p, एंड p इज व्हाट? दिस इज m इंटू v। बोलो समझ आ रहा है? तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन वन थिंग, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा वेक्टर है? स्लाइडिंग वेक्टर है। इसमें भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मायने रखता है, स्लाइडिंग वेक्टर, क्योंकि इसी से तो फोर्स आया है। अरे बोलो यार, मोमेंटम का भी एक रोटेशनल कंपोनेंट होता है। अगर आप जाओगे, सपोज करो एक बॉडी है, बड़ा सा बॉडी है ना, तो एक बॉडी नीचे धक्का मारा और एक बॉडी ऊपर धक्का मारा, तो ऊपर वाला रोटेट भी तो करेगा ना, एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां भी मायने रखता है। तो क्या क्या चीज जरूरी हो गया? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? ये दोनों चीज जरूरी है। और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इज दिस ओके और नॉट? अच्छा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इज m/l(t-1). बताइए कोई दिक्कत? और अगर सीजीएस यूनिट, हालांकि वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है, करोगे तो क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको कोई असली मतलब ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया हुआ है ना? जैसे न्यूटन साहब के पास है, ऐसा कुछ नहीं, इसका केजी मीटर पर सेकेंड ही बोलेंगे इसको। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यार? तो अगर मान लो कि एक एग्जांपल भी नीचे कर लेना, कि सपोज करो एक बॉडी है, ये है ना, और ये फ्रिक्शनलेस है, ये 2 kg का है, ये फ्रिक्शनलेस है, म्यू इक्वल टू 0, तो और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम बोला कैलकुलेट करने के लिए, क्या बोलोगे? 2 इंटू 2 दैट इज 4 kg मीटर पर सेकेंड। चलेगा या नहीं चलेगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो भाई, आ रहा नहीं आ रहा? चलिए जल्दी कर लीजिए फटाफट, 1 मिनट। अब हमको मालूम है कि तुम, अब इसमें बच्चा आ जाएगा आपका 2 प्रकार का फोर्स। एवरेज फोर्स, है ना, एवरेज फोर्स क्या होगा?
कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। और ये कैसे होता है, एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। खैर सवाल करेंगे इस पे, बहुत सारा सवाल है इस पे, आगे करेंगे। दूसरा क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस। बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस फोर्स, है ना। सो इट इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ आ रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और वहां पे क्या हो जाएगा कि एफ नेट इज इक्वल टू लिमिटिंग कंडीशन में टाइम क्या होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये जो डेल्टा पी ओवर जो डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा डीपी ओवर डी। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं, है कि नहीं है। डिफरेंशिएट करने का जरूरत किस में है, इसमें से इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस में। ठीक है, ओके। सो अभी आप जरा देखिएगा, वेक्टर पढ़ चुके हैं और काफी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे जान, देखिए बेटा ध्यान से, एफ नेट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। ओके, डी ओवर डी टी। और डी क्या है, m इंटू वी, टेल मी। और v क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते, कांस्टेंट कहाँ है, अभी थोड़ी ना है कांस्टेंट। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं मोमेंटम को, होते हैं ना, एक होता है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो ऐसा कहाँ नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो ये अब मानते हैं तीनों वेरिएबल है, मान लो। तो एफ नेट कैसा लिखा जा सकता है, याद होगा आपको, मालूम है ना, डी ऑफ यू वी डब्ल्यू कैसे होता था, यू वी डी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू डी वी प्लस वी डब्ल्यू, सॉरी वी डब्ल्यू डी यू, है कि नहीं, पढ़ा है ना। उसी तरह इसमें एक को डिफरेंशिएट करें, बाकी दोनों क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो ऐसा, और देखना हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। क्या सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ, यस जरूरी था, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब इसमें मतलब क्या है ये समझे, मतलब क्या है समझे। यहां क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। यहां क्या चेंज हो रहा है, यहां क्या चेंज हो रहा है, किसका, वेलोसिटी का। और यहां क्या चेंज हो रहा है, मास का। यानी कि ये तीनों घटना में फोर्स लगेगा, ये तीनों घटना में फोर्स लगेगा। आपने अपने गांव में देखा होगा, एक लगता है और फिर ऐसे आता है, उसमें कोई मोटर नहीं लगता है। कहाँ कोई नहीं, तुम लगता है वो देखे होगे, हम वो नहीं बोल रहे हैं। एक अलग सा भी चक्का आता है, तुम देखना कभी इसमें यूट्यूब वगैरह में, है ना। तो खेतों में देखोगे तो बड़ा सा चक्का लगा होता है, नीचे से पानी उठाएगा और इधर गिरा देगा, और फिर नीचे जाएगा, फिर पानी उठाएगा, फिर गिरा देगा, फिर गिराएगा, फिर गिरा देगा, और अपने आप चलता रहता है। वो नदी के बहाव के साथ रहता है। लेकिन क्या करता है, नाक खाली करता है, पानी को इधर से उठा के इधर रखता है, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। हाँ 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 बिल्कुल। तो वो क्या करना, पानी का जो एनर्जी होता है ना, वो खाली करता है। तो एनर्जी मिला ना वो, तो वो अलग सा सेटिंग करके हम लोग काम करते हैं। और मास, जहाँ पे बलून का एग्जांपल दिया मैंने कि बलून में हवा है, अगर उसको छोड़ दो तो हवा नीचे आया, बलून ऊपर भागा, तो मास चेंज हुआ ना वहाँ पे। अरे बोलो यार। तो ये किसके चेंज की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, ये किसकी वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से, और ये मास की वजह से।
ठीक है, समझ आ रहा है? अब हम लोग बात करते हैं, तो ये तीनों चीज में हमको फोर्स का जरूरत पड़ेगा। फोर्स का जरूरत मास खाली करने में, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने में और डायरेक्शन चेंज करने में। प्लीज फोकस ऑन मी, प्लीज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? अब हम एक एक चीज को कांस्टेंट करते हैं, तो जो बनेगा वो देखना। इसमें इफ सपोज इफ, है ना, इफ m एंड v इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये वाला जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया। अरे बोलो, तो एफ नेट क्या होगा? m इंटू वी इज इक्वल टू डी वी क्यू अपॉन डी टी, है कि नहीं? नाउ अब इफ m एंड v कैप इज कांस्टेंट तो क्या होगा? दैट इज व्हाट, कहां गया रे? हाँ, एफ नेट इज इक्वल टू m into v cap into d कौन कौन कांस्टेंट हो गया? m तो वो जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो क्या बचेगा? m इंटू वी कैप इंटू डी वी ओवर डी टी। बोलो, है कि नहीं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और तीसरा m नहीं, v का मैग्नीट्यूड और क्या, v कैप इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा? एफ नेट इज इक्वल टू ये दोनों कांस्टेंट, ये दोनों जीरो हो गया और वो हो जाएगा, बचेगा, मतलब v कैप और dm ओवर dt। बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तीन कंडीशन है जो हमको अलग अलग रूप से पढ़ने हैं। उसमें दो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सपोज करो सिर्फ मास ही कांस्टेंट है। अरे बोलो यार, सिर्फ क्या है? सिर्फ मास कांस्टेंट है। पहले लिख लो, इसको लिख लो फटाफट। तो बेटा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि अगर m और v कांस्टेंट है, पहला वाला है ना, m एंड v जो है वो मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, तो जो एफ नेट आया वो आया आपका, क्या आया? m डेल्टा v और इंटू डी वी कैप अपॉन डी टी। ठीक है, इसमें क्या आपको लग रहा है? मीन्स ये दोनों कांस्टेंट है और ये क्या हो रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो व्हाट इज द एग्जांपल? दैट इज अ सर्कुलर मोशन, है ना। हालांकि इसकी मैंने बात करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है बस। आप सर्कुलर मोशन बचपन में भी पढ़े होंगे। ये देखो, ये डायरेक्शन इधर है, अभी डायरेक्शन इधर हो गया, तो क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। बोलो, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। सपोज यहां भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी 2 मीटर पर सेकंड है, वो भी 2 मीटर पर सेकंड है। मतलब अब मास चेंज कर रहा है क्या? मास तो वही का वही है। हो सकता है कि 2 का 3 भी हो जाए, 3 का 4 भी हो जाए, वो हम नहीं कह रहे हैं नहीं हो सकता है, वो हो सकता है, बट क्या ये पॉसिबल नहीं है? एंड दिस केस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस केस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे बोलो यार, सर्कुलर मोशन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सपोज करो अगर इसी में अगर हम आपसे पूछे अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सर मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, तो क्या कांस्टेंट रहेगा? सिर्फ मास। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली मास इज व्हाट? कांस्टेंट। अरे बोलो यार, है कि नहीं है? है कि नहीं है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां पे जो ये होगा, जो मास इज कांस्टेंट, तो उसमें सिर्फ मास कांस्टेंट है, मतलब दो वेरिएबल है ना। तो एफ नेट क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? यानी कि डीएम बाई डी टी जो वहां पढ़ रहे हो वो बस जीरो होगा, बाकी दोनों होगा। मतलब एम वी डी वी ये डी टी प्लस एम इंटू वी डी वी अपॉन डी टी। है कि नहीं? बताओ। इसमें अच्छा सुनो, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको एक टर्म है, ये क्या है? ये है क्या? पढ़ो, क्या है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आगे चेंज किसको कर रहा है? तो क्या ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन है? अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। तो ये जो डायरेक्शन चेंज करता है, समझ आ रहा है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपके सामने बस एक नया नाम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। यहाँ कहाँ गया?
चलो ठीक है, तो यहां भी है एक, ये कैसा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये है मैग्नीट्यूड वाला एक्सेलरेशन, जो मैग्नीट्यूड से नहीं 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 सेंट्रीफ्यूगल पे चर्चा नहीं करेंगे अभी, डोंट गो। खैर तुम हटाओ नाम, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो नाम हटा दो। बस ये समझो कि ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? और ये कैसा चेंज कर रहा है? ये क्या चेंज कर रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। अरे बोलो, और ये क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है वो रिलेटेड है डायरेक्शन से, और ये जो रिलेटेड है वो किस रिलेटेड है? मैग्नीट्यूड से। नहीं आया समझ में? अरे बोलो भाई, नहीं आया समझ में? अब इसमें इसका एक एग्जांपल भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? इसमें क्या क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। देखना कि इधर लिख रहा है कि नहीं लिखा, देख लेना एक बार। ओके, सो आई एम जस्ट ड्राइंग अ फिगर हियर, सी। इसका एग्जांपल यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है? सपोज ये है और यहाँ पे है, ये वेलोसिटी इधर है, ये इधर है, ये इधर है ना? तो यू कैन सी डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सपोज यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है? तो ऐसे इलेबोरेट नहीं बता सकते हो? अरे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? अच्छा, लीनियर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है बताओ हमको? लीनियर मोशन, हाँ, मास कांस्टेंट हो जाएगा। मास तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फिक्स क्या है? डायरेक्शन क्या होगा? क्या होगा? फिक्स्ड होगा। यानी कि लीनियर मोशन किसको कहते हैं? इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा? डायरेक्शन चेंज, वो डायरेक्शन वही का वही रहेगा। हाँ, ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? बस उसको हम समझा दें। रब करें इसको। तो आप लोग लिखे हो सब कुछ? फॉर लीनियर मोशन, ये किसके लिए था? सर्कुलर मोशन के लिए। और ये किसके लिए? फॉर लीनियर मोशन। फॉर लीनियर मोशन क्या होगा? v जो ये यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अरे होगा नहीं होगा? और कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट होगा एम वी डी वी अपन डी टी। अरे बोलो यार। और दूसरा क्या हो जाएगा? एम नहीं 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 वी और वी कैप और डी एम बाई डी टी। है कि नहीं? बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो? सो यहां पे अब देखो, यहां पे ये क्या है? एफ नेट। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी। अब हम आते हैं यहां पे एक रखते हैं क्या, एक और अजम्पशन, इफ मास इज कांस्टेंट। यानी किस में? लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में अगर मास कांस्टेंट है, लीनियर मोशन में अगर मास क्या है? कांस्टेंट है, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला जीरो हो गया, एम वी कैप और डीवी ओवर डी टी। अरे बोलो यार। और v क्या है? कांस्टेंट है, अंदर जा सकता है। m, अरे जा सकता है ना यार, जा सकता नहीं जा सकता है? और ये दोनों मिला के क्या हो गया? वेलोसिटी। क्या हो गया? m dv ओवर dt। और ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। सो लीनियर मोशन में हमको क्या एक्सेलरेशन होगा ये बताओ? एक। लीनियर मोशन में क्या एक्सेलरेशन होगा? एक, जो कि क्या बदलेगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसीलिए जब लीनियर मोशन का पढ़ेंगे तो हमको डायरेक्शन का चिंता करने की जरूरत, तो हमको आई जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हम बुद्धि से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? है ना? और अगर 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 मान लो ऐसा भी हो सकता है कि v कांस्टेंट हो, है ना? इफ v इज कांस्टेंट तो क्या होगा? सिर्फ मास हो जाएगा। हाँ, तो कई बार जानते हो एक सवाल पूछा जाता है, मैं सही बता रहा हूं यार। ये देख, ये dm बाई dt। अब ये क्या है? वेलोसिटी। यानी कि दिस dm बाई dt, है ना?
अभी कोई पूछता है सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, सर फोर्स लग रहा है क्या? अरे हाँ भाई लग रहा है, देख मास चेंज हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। जादू बोल जादू। तो कभी कोई बोलेगी सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या फोर्स लग रहा है? आंसर है सर लग सकता है अगर आप मास वेरी करोगे। नहीं आ रहा समझ में? अरे नहीं आ रहा समझ में? तो सोच ना यार, एक बॉडी है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी m इंटू वी, उसका मोमेंटम है कितना? m इंटू वी। सपोज उसका मास अगर चेंज कर रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फोर्स वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? अब उसको उस वेलोसिटी पे रखने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वहां पे वो एक फोर्स लगेगा। तो आपसे कोई पूछता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या सर फोर्स लग रहा है? लग सकता है बेटा, अगर मास वेरी करेगा तो, मास अगर वेरिएबल होगा तो। क्या इतनी सारी बातें समझ आई? नहीं आई? अब देख यहाँ पे ये अभी हम लोग पहले ये पढ़ेंगे m इंटू ए वाला। अरे यार तुम लोग यार डरो मत यार, हमने अलग अलग कर दिया, कंफ्यूज मत हो। सर कंफ्यूज करके कहते हो, कंफ्यूज मत। देख देख ये है, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, ये आएगा मिक्सचर्स के रिलेशन में, तो ये भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। डरने का बात है, नाम ही है बस उसका, ज्यादा कोई डरने वाला बात नहीं है। और ये उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे और तब इसको पढ़ेंगे और तब हम बोलेंगे कि खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रिक्शन वगैरह पे आएंगे, ठीक है ना। खैर तो लिख लीजिए आप सारी चीजों को।